बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। यकीनन आप सब उनको बखूबी जानते होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शब्बीर हुसैन साहब। और शब्बीर साहब बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर भी हैं। और आपने जो शब्बीर साहब की सहाफ़त देखी होगी, इंतहाई सच पे मबनी और तहलका अंगेज़ सहाफ़त, बहुत निडर हैं, किसी से डरते नहीं हैं और जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप बहन? खैरियत से है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरी खुशनसीबी के आज आपसे मैंने टाइम लिया और नहीं नहीं काफ़ी दिनों से आप मसरूफ़ चल रहे थे, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। नहीं तो नहीं बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी जी सर, आप हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम लोग तिफ़ले मकतब हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। और जो थोड़ा-सा मार्केट में हम थोड़ी-सी बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हैं, तो शायद आप लोगों को देख के। सर, वैसे तो आपने बहुत काम किया है मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी और अभी अपना यूट्यूब चैनल भी आप बहुत शानदार चला रहे हैं। लेकिन सर, एक केस जो हमारे यहाँ बहुत हाई-फ़ाई हो गया, मग़वी बच्ची बिन्ते काज़मी का। तो सर, इसमें आपने बड़े तहलका अंगेज़ इंकशाफ़ात किए, उन पे मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सर, इस केस का जो पहला तफ्तीशी अफ़सर था, शौकत शाहानी, उसके हवाले से आपने एक निजी महफ़िल में भी बताया और अपने चैनल पे भी बताया कि मुल्ज़िमान के साथ जो है वो बिल्कुल एक अलहदा से जो है उनका बिहेवियर रहा कि जैसे लग्ज़री फ्लैट में रखा हुआ क्लिफ्टन के और सीवीओ वग़ैरह भी घुमाने लेके गए। सर, थोड़ी-सी तफ़सील बताइएगा। देखिए, तफसील तो इशू ये होता है। देखिए, हमारी जो पुलिस है ना, चाहे पुलिस सिंध की हो चाहे पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अब काफ़ी हद तक सुधर गई है जब से तहरीक इंसाफ की वहाँ हुकूमत आई है। लेकिन सिंध पुलिस जो है वो जिस तरह की करप्शन करती है, माली करप्शन भी और अखलाकी करप्शन भी, तो शौकत शाहानी साहब जो है वो उसका चलता फिरता बेहतरीन नमूना थे। अब जाहिर है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है इस केस के, तो इनके बारे में अब जरा खुल के बात की जा सकती है। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या, देखें, वो 2 मरतबा गए यहाँ से बच्ची को लेने के लिए लाहौर। वहां वो जाते थे, उनकी आवभगत वहां होती थी। ये मैं आज पहली मरतबा आपके चैनल पे बता रहा हूं कि लाहौर में उनकी कितनी आवभगत होती थी। तो वो उस आवभगत का जवाब कराची में मेहमान नवाजी की सूरत में देते थे ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद की। ये होता था मामला। जब वो लाहौर जाते थे बच्ची को बाजियाब करवाने के लिए, तो वहां पे पंजाब पुलिस के उनके पेटीबंद भाई जो कि बिके हुए थे उस गैंग के हाथों, और वो इनको लेकर के सैर सपाटे करवाते थे लाहौर में, और वहां पर इनको अच्छे अच्छे खाने खिलवाए जाते थे, और भी बहुत सारी गैर अखलाकी बातें जो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है किसी के बारे में भी करना, लेकिन हमारे पास उसकी इत्तलात भी मौजूद है। तो वो सारे सारे मजे इन्होंने किए, और उसका जवाब वो ये देते थे आकर के मजीद, जब रेसिप्रोकेट करने का टाइम आता था, यानी कि उन चीजों को लौटाने का टाइम आता था, तो वो कराची में आता था। बच्ची को तो वो ले आते थे अपने साथ, ज़हीर अहमद भी उनके साथ आ जाता था। लेकिन फिर ज़हीर अहमद साहब की खातिर मदारात शुरू होती थी। फिर उसकी जो है क्या कहते हैं वो खातिर मदारात होती थी। उसको क्लिफ्टन के एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में, मैं आपको बताऊं, क्लिफ्टन कराची के अंदर कोई भी अगर जाने तो उसमें 2-3 जो बड़े अपार्टमेंट्स के नाम आते हैं, उनमें से एक बड़े अपार्टमेंट में उसे ठहराया गया 2 मरतबा। एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा ठहराया गया। उसे 2 मरतबा ही 2 दरिया ले जाया गया रात का खाना खिलाने के लिए एक बड़े रेस्टोरेंट में। फिर उसने शॉपिंग की ख्वाहिश जाहिर की, तो कराची के सबसे बड़े मॉल से उसको कुछ शॉपिंग भी करवाई गई। और वाह, वाह! जी, ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, और इस पुलिस की नाक के नीचे हुआ है। देखिए, शौकत शाहानी एक कैरेक्टर है, वो तो एक आदमी है। यही वजह थी कि जब आपको याद होगा कि जब एंटी वायलेंस क्राइम सेल और सीआईडी से कहा जिब्रान नासिर ने कि इन 2 डिपार्टमेंट से अब हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट्स पुलिस के
वो सिर्फ और सिर्फ शौकत शाहानी उनका मोहरा था, बेसिकली पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ था इस सारे मामले के अंदर। ओहो! तो सर जभी जो है वो मुलजिमों को कोशिश ये की जाती रही कि किसी तरह सी क्लास करके बाहर निकाल दिया जाए। और सर हमें वो दिन भी याद है जब बच्ची मेडिकल के लिए आई है तो विक्ट्री बना के सीसीपीओ से दिखाया जा रहा है। तो यानी शौकत शाहानी जो है शुरू से ही गैर मुतनाज़ा रहे। जी, जी, बिल्कुल। वो देखिए, ये एक पूरा गैंग है। ये गैंग जो है लोगों को खरीदता है। ये पूरे डिपार्टमेंट्स पुलिस के खरीद लेता है। आपको याद होगा कि यहाँ तो आईजी सिंध इस केस के अंदर मुलव्वस था, जो कामरान फजल था, जिसको पहली मर्तबा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पे तब्दील करवाया गया। वो इसी केस में तब्दील हुआ ना। तो आप सोचें कि आईजी सिंध मुलव्वस था, उसकी तब्दीली को ऑर्डर देना पड़ा अदालत को इस मामले के अंदर। सर जहाँ तक मैंने देखा आप वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने इस ग्रुप को, इस मग़वी टोले को जो है गैंग का नाम दिया। और सर सबसे बड़ी बात ये कि ना सिर्फ आपने गैंग का नाम दिया, आपने उस गैंग को कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है और इस गैंग का नाम क्या है वो भी बताया। तो सर मैं चाहूँगी कि मेरे चैनल पे भी आप ये बताएँ उनकी तफ़सीलात। देखिए, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी पहले। जब मुझे ये पता चला कि ये सारा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, इंसानी स्मगलिंग का है, और इंसानी स्मगलिंग भी इस नीयत से कि इस बच्ची को इस मुल्क से बाहर भेजा जाए और इसको गलत हरकतों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो फिर मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मैंने एक अमरीकी अखबार के लिए काम किया है 2005 से 2007 के दरमियान, और मैं यहाँ पाकिस्तान में वॉशिंगटन पोस्ट का नुमाइंदा हुआ करता था। तो मेरे कुछ ताल्लुकात इस गैंग के लोगों से थे उस दौर में, क्योंकि मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी बहुत की है, जो पंजाब से ऑपरेट करते हैं। मैंने उनके जरिए इस गैंग का पता लगाया। मुझे ये पूरा शक हो गया था कि गुजरात में ही ये इसके खुरे मिलेंगे जाकर के, क्योंकि गुजरात जो है वो एक पूरा समझ लें हब है, एक अड्डा है जहां पे ह्यूमन स्मगलर गली गली में पाए जाते हैं। और ओहो! जी, और वो बच्चों को, जो लड़के होते हैं, उनको ये लालच कि तुम्हें यूरोप भेज देंगे, और तुम्हारे लिए उनको सुनहरे बाग दिखाए जाते हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और बच्चियों के साथ ये मामला कि उनको मोहब्बत की जाल में फंसाया जाए और फिर उनको दुबई, थाईलैंड, इधर उधर भेज दिया जाए। तो ये मेरा जब शक हुआ तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। मैंने अपने सारे लाहौर के चैनल्स, अपने सारे जितने मेरे ताल्लुकात थे गुजरात इधर उधर, मैंने सारे दौड़ाए, और फिर मुझे पूरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिली। आपको याद होगा कि मेरी वीडियो के बाद जो है वो इकरारुल हसन सैयद साहब आए थे और उन्होंने गैंग का जिक्र करना शुरू किया। उससे पहले उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पता उनको भी जरूर होगा। जी सर, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी कि आपके अलावा किसी ने ज़िक्र ही नहीं किया और जितनी तफ़सील आपने बताई है, अभी तक भी किसी ने नहीं बताई। तो मैं इसीलिए आपको जो है सैल्यूट पेश कर रही थी कि बहादुरी में जो थोड़ी बहुत अगर हमने हिम्मत करी है, तो सर आपको देख के की है। जी बस। और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। तो सर ये गैंग जो है, ये जब जिस तरह आप बता रहे हैं कि गली-गली में है उस इलाके के, मैं नाम भूल रही हूँ गुजरात। भावलपुर, गुजरात गुजरात। सॉरी। तो सर हमारे जो इदारे हैं वो उनकी नज़रें इन पे क्यों नहीं पड़ रही? देखें, ये खरबों रुपए का कारोबार है। इंसानी स्मगलिंग जो है ना, ये खरबों रुपए का कारोबार है। और ये जो हमारी बच्ची है, ये इस तरह की बच्चियां, इस उम्र की बच्चियां, आपको पता है एक एक बच्ची का सौदा करोड़ों रुपए का होता है। ये बाज़ाब्ता ट्रैफिक की जाती हैं, ये बाज़ाब्ता मिडल ईस्ट भेजी जाती हैं, दुबई भेजी जाती हैं, थाईलैंड भेजी जाती हैं, फिलीपींस भेजी जाती हैं, अब तो कनाडा और अमेरिका भी भेजी जा रही हैं। तो ये एक बच्ची का सौदा अगर खुदा ना खास्ता करोड़ों में हो रहा है, तो आप समझे कि ये अरबों खरबों रुपए का कारोबार चल रहा है। अरबों खरबों रुपए के कारोबार में ऊपर से नीचे तक तमाम सरकारी इदारे बिक जाते हैं। यहाँ पर आप जाएं तो सही, आप गुजरात में कदम तो रखें। आप एक आदमी से अगर फर्ज करें कि पूछेंगी, मैं आपको बता देता हूँ, कस्बा है डींगा। डींगा नाम है कस्बे का, गुजरात डिस्ट्रिक्ट का कस्बा है डींगा। डींगा में आप किसी से जाके अगर ये पूछ लें कि फलाने आदमी से मुझे मिलना है, नाम मैं नहीं बता रहा, तो वो आपके पीछे पूरी पुलिस आ जाएगी कि भाई आप इसका पूछ क्यों रहे हैं। तो ओह! फिर आप परेशान होंगी कि भाई मैंने पूछ के क्या गुनाह किया।
तो पता ये चलता है कि वो भाई साहब इतने बाअसर हैं कि उन्होंने पूरे पूरे थाने खरीदे हुए हैं। उनके बारे में कोई उनका नाम लेते हुए पहुंच भी जाए तो पुलिस उनको वहीं से भगा देगी, वहीं से चलता कर देगी, उस आदमी तक आपकी मेरी किसी की रसाई नहीं हो पाएगी। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है, और ये नेटवर्क देखें तो सही किस तरह ऑपरेट कर रहा है। ये नेटवर्क यूट्यूबर्स के साथ भी मिला हुआ है, ये नेटवर्क चैनल्स के लोगों के साथ मिला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे चैनल्स बिके हुए हैं। समा टीवी ने जो इंटरव्यू किया था बच्ची का और उस जहीर अहमद का, वो आपको क्या लगता है कि कोई दिली हमदर्दी से किया गया था? ये जी, ये पूरे पूरे चैनल बिके हुए हैं इनके हाथों। तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर है, लोगों को यही समझ नहीं आती। मैं इसीलिए बार बार अपनी हर वीडियो में जोर देता हूं कि भाई अगर ये केस सेटल भी हो जाए ना, तो इसके पीछे पड़े रहना, इसको छोड़ना नहीं। ये गैंग आज एक बच्ची है, आज मेहदी अली काजमी साहब की बच्ची है, कल को किसी और की बच्ची को ले जाएंगे ये, और उसके बाद फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे, फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा यहाँ पर। सर आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए एक बात कहूंगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन लोगों के हाथ इतने मजबूत हैं। सर आप एक चीज देखें कि हम अगर कमरे अदालत में बैठ के एज ए जर्नलिस्ट समाज को सुकून से सुनना चाहते हैं, तो जो मौजूदा आयु साहब है वो हमारे ऊपर गन तान लेते हैं और इंतहाई बदतमीजी और हकारत से हम लोगों को जो है दूर हटा दिया जाता है। और सर हमने परसों अदालत में ये देखा कि जब जज ने इन दोनों मुल्जमान को गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, तो दो पुलिस वालों, ये दानियाल भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ और दीगर लोग भी गवाह हैं, दो पुलिस वालों की पॉकेट में हथकड़ियां लटकी हुई थी, मगर जो शौकत शाहानी सईद रिंड साहब इतने उसूल पसंद बन रहे हैं सर, उन्होंने जज के हुक्म के बावजूद इन्हें हथकड़ियां नहीं पहनाई। यही है, देखें यही तो मसला है। ये जिब्रान नासिर साहब ने बहुत ही अक्लमंदी से ये बात की थी। याद होगा आपको कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल और सीआईडी के पास से ये मुकदमा ले लें, क्योंकि उनकी जाहिर है लॉयर्स के पास जो है ना बहुत सारी इत्तलात आ रही होती हैं जो मेरे और आपके पास नहीं आ रही होती। तो लॉयर्स को पता होता है कि इस डिपार्टमेंट में कौन किस लेवल तक बिक चुका है इस गैंग के हाथों। जिब्रान साहब को यकीनन ये इल्म होगा कि इस ब्रांच में या इस डिपार्टमेंट में पुलिस के अब हमारी हमदर्दी नहीं है, मेरिट के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, सब बिके हुए हैं। अगर फर्ज करें आज सईद रिंद है, कल को कोई XYZ और आ जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट वही होगा, तो वो वही करेगा जो उसका डिपार्टमेंट चाहेगा। वो आदमी अपनी मर्जी से या ईमानदारी की बुनियाद के ऊपर वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ये है ये मसला। ये तो मेरा आपका मीडिया का दबाव है। जो चालान अभी सोचे तो सही कि 4-5 माह बाद पहला चालान सबमिट हुआ है, ये तो अब चालान के बाद तो मुकदमा चलना है। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि मुकदमा क्या चलेगा, ना हथकड़ी है, और जब हथकड़ी नहीं लगी तो सोचे कि मैंने जो आज अपनी सुबह खबर दी है कि वो जेल में क्या कर, उसको ट्रीटमेंट मिल रही होगी, जिसको वो हथकड़ी लगाने को रवादार नहीं है वो जेल में क्या कर रहे होंगे उनके साथ। सर आपके माशाल्लाह हसास इदारों में बहुत आपकी इज्जत है और आपके सलाम दुआ है। सर जेल का आप कह रहे हैं कि जेल में आपको क्या लगता है कि इनको आदि मुजरिमों की तरह रखा गया होगा या वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं? वीवीआईपी प्रोटोकॉल है जी, वीवीआईपी प्रोटोकॉल है। ये मर्जी के खाने खा रहे हैं वहां पे, बाहर से इनको खाने मिल रहे हैं। ये कोई जेल का मेन्यू फॉलो नहीं हो रहा। जो जेल में खुराक दूसरे कैदियों को मिलती है वो नहीं मिल रही, इनको बाहर से खाने मिल रहे हैं। इनको ये रिलैक्सेशन दी गई है कि ये ऑड आवर्स यानी कि जो मुतय्यन करदा औकात कार है कि कैदियों को बाहर घूमने फिरने की इजाजत होती है सेल से निकाल करके, ये किसी भी वक्त चाहते हैं ये चहलकदमी के लिए निकल पड़ते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको बाज़ाब्ता वहां पर जो है मोबाइल की सर्विस मौजूद है। इनकी 2 मुलाकातें करवाई गई हैं। ये मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि वो कौन लोग थे जिनसे इनकी, क्योंकि इनके वकील तो नहीं गए हैं, इनके वकील से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, कोई और प्राइवेट लोग गए हैं जिनसे इनकी मुलाकात, 2 मुलाकाती गए हैं जो मेरे जराए कहते हैं कि 2 मुलाकाती इनसे मिल भी चुके हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये किसी इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर, इतने संगीन जराइम के मुलजिम के अंदर, अभी इसके ऊपर रेप चार्ज नहीं है जहीर और शब्बीर पर, लेकिन ये तो देखे ना कि उसके ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग फॉर सेक्सुअल पर्पस, ये यानी कि सेक्स के हवाले से उसकी ट्रैफिकिंग बच्ची की नियत थी इनकी, उसका चार्ज है इनके ऊपर, और ये इनकी वीवीआईपी ट्रीटमेंट है।
सर, जिस तरह की आप इनकी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, कल इतना अच्छे तरीके से ये रह रहे हैं, मेरे ख़्याल से ऐसे तो कोई सियासी रहनुमा और सियासी कारकुनान को भी बी क्लास नहीं दिया जाता होगा। नहीं जी, ये बी क्लास तो आपको मैं इसके बारे में एक बड़े अच्छा मेरा तजुर्बा रहा है कि जरदारी साहब जो थे वो कराची सेंट्रल जेल में कैद थे। ये 2005 की बात है। तो बाज़ाब्ता उनको एक पूरा मुकदमा लड़ना पड़ा था यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में कि मुझे सी से बी क्लास कर दिया जाए क्योंकि मैं सियासी कैदी हूँ। तो उनको एक पूरा मुकदमा लड़ करके बी क्लास लेनी पड़ी थी। तो ज़हीर अहमद साहब जो है ना, वो आसिफ जरदारी साहब से ज्यादा खुशनसीब साबित हुए इस मामले के अंदर। यानी ये ये इतने इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने जरदारी जो सप्पे भारी उनको भी पीछे छोड़ दिया। उनको भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये भारी जगह, भारी ज़हीर और शब्बीर नहीं है, भारी वो गैंग है जिसके ये नुमाइंदा है, जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनके ये कारिंदे हैं बेसिकली। अच्छा सर, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि स्वीटी आंटी उर्फ नूर बीबी जो हैं और ये रामे साहब, इनकी गिरफ्तारी कब तक मुतवक्का है? अभी 2 दिन तक तो हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं देखें, ये पंजाब पुलिस जो है ना, वो तो सिंध पुलिस से भी नाकारा निकली है इस केस के अंदर। आप भूल जाएं कि ये इतनी आसानी से कुछ होने वाला है। इसके लिए भी शायद अदालती दबाव आएगा, जोरदार दबाव आएगा। और मुझे दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो लाहौर की अदालत है, वहां पे भी ये मुकदमा इंतहाई सुस्त है। वहां पर तो समातें होती ही नहीं है इस केस की। तो बेसिकली पंजाब पुलिस जो है वो इस पर बिल्कुल ढीली पड़ी हुई है। वो तो ये करते रहे थे ना कि वो एक मरतबा कभी उकाड़ा पहुंचा देते थे बच्ची को कदीर के साथ मिलकर के, कभी वो मानसेरा पहुंचा देते थे, कभी भावल नगर, कभी भावलपुर, इधर उधर उधर। तो बेसिकली ये इतनी आसानी से मामला हल नहीं होने वाला। इसके ऊपर भी जब तक अदालती दबाव नहीं आएगा, ये पुलिस जो है हरकत में नहीं आएगी। अच्छा सर, एक सवाल बताएं, जो ये लोग धड़ल्ले से बैठ के मीडिया पे बोलते हैं और कहते हैं हम सच्चे हैं, हम गैंग नहीं है, तो एमएलओ की इतनी मुखालफत क्यों हो रही है? जब आप सच्चे हो, आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, हम 100 एमएलओ करा लें। आप सच्चे हो ना अपने दावे में। सर, एमएलओ का इतना खौफ क्यों है इन पे तारीख? देखें, खौफ चोर की दाढ़ी में तिनका है और कुछ नहीं है। खौफ इस बात का है कि बच्ची जो है वो 2 सवा 2 महीने रही है ज़हीर अहमद के साथ। मेरी इत्तलात तो ये भी हैं कि उसके साथ जो है गलत हरकत शब्बीर ने भी की है। और ये जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसीलिए डर रहे हैं मेडिको लीगल से। मेडिको लीगल इसी वजह से जो है खौफजदा है। और जो पर्पस जिब्रान नासिर साहब का है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो वो उनका मकसद है मेडिको लीगल कराने का, वो बहुत दुरुस्त है। क्योंकि देखिए, चालान में पहले तो रेप गया, लेकिन अदालत ने उस रेप को एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा मेडिको लीगल करवा दें। मेडिको लीगल होगा तो रेप की क्लॉज लगेगी, क्योंकि रेप की क्लॉज इसी सेंस में लगती है कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती की गई है। जबरदस्ती अब ज़हीर ने की है, शब्बीर ने की है। मेडिको लीगल ये भी बता देगा कि आपके साथ, इनके साथ, बच्ची के साथ कितने मर्द फिजिकल हुए हैं, 1 2 3 4, खुदा ना खास्ता जो भी इस तरह की सूरत हाल हो। तो ये है मेडिको लीगल, और इसको इसलिए मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि ये सारे फंस जाएंगे। सर, आज की लेटेस्ट अपडेट जो आपने दी थी कि एमएलओ की समाअत के लिए जो है जिब्रान नासिर साहब ने दरखास्त की थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। देखिए, आज जो उन्होंने एमएलओ की दरख्वास्त दी थी, और वो जाहिर है कि वहाँ पे एडमिट भी हो गई। उन्होंने 14 सितंबर पहले रखी थी, अब जो है वो 5 सितंबर पे आ गई है, पीर के रोज होगी। पीर के रोज सबसे दोनों तरफ अहम समाते हैं मुझे जो लगता है, और मुझे लगता है कि मेडिको लीगल हो जाना चाहिए। मेडिको लीगल अगर उस दिन, पीर के दिन अदालत ऑर्डर कर दे, तो एक लम्हे की ताखीर नहीं होनी चाहिए। मेरी कई तिब्बी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अगर बच्ची को फिजिकल टॉर्चर से गुजारा गया है, और बच्ची अब कोई 1 सवा महीने से तो वैसे ही सबों से अलहदा है, शेल्टर होम में है, तो वो सारे निशानात, वो सारी चीजें मुंदमिल होना शुरू हो जाती हैं, गायब होना शुरू हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि जिस वक्त बच्ची को शेल्टर होम भेजा जा रहा था, उससे पहले मेडिको लीगल हो जाना चाहिए था। लेकिन चले, अब भी हो तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि रेप अटेम्प्ट हुई है, नहीं हुई है, फिर उसकी जहनी कैफियत क्या है, उसको किस तरह के जहनी दबाव से गुजरना पड़ा है। ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए मेडिको लीगल बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो लेट हो गया है, फिर भी दुआ सारी सबों को ये करनी चाहिए कि भाई
पीर को ऑर्डर करे अदालत और पीर को ही मेडिको लीगल हो जाए। सर एक चीज और बताएं कि सेंट्रल जेल में ये जो निकाह खान है और गवाह है, तो ये इनकी बैरिकों के करीब करीब हैं या वो बिल्कुल अलग हैं? क्योंकि नहीं, हम जी जी बोले। वो दूर है। देखें, ये मरकजी मुलजिम है, ये मरकजी मुलजिम है और ये हाई प्रोफाइल मुलजिम है, तो इनको अलहदा रखा गया है और उनको अलहदा रखा गया है। देखें, पुलिस को ये बात समझ आ गई है, पुलिस को सारी बातें हकीकत पता है कि ये जो गवाह है और निकाह ख्वाह है ये जाली हैं, 2 नंबर है, इनका कोई लेना देना नहीं इस केस से, सिवाय इनके कि इनको नोट पकड़ा दिए गए थे और इनको कहा गया था कि भाई ये कागज है, इसको निकाहनामा कहते हैं और तुम कह दो कि ये मैंने निकाह पढ़ाया है। ना निकाह हुआ और ना पढ़वाया गया और ना किसी ने वो किया। अब ये जाहिर है इनको 10 चित्र पढ़ाए तो इन्होंने सच उगल दी है, इनके पैसे वैसे सारे तेल हो गए जो इन्होंने दिए थे। ये हुआ है इनके साथ। ये तो ना कोई गवाह है, ना गवाह जेन्युइन है, ना निकाह ख्वाह जेन्युइन है। अच्छा सर, हमें अभी जो मौजूदा आई है उनका किरदार भी थोड़ा मशकूक नजर आ रहा है। जिस तरह से कल कहा जा रहा था, हम भी वहां मौजूद थे, कि बच्ची आ गई थी, दस्तखत हो गए थे और एमएलओ शुरू हो गया था। लेकिन इनके मुल्जिमान के वकील को कैसे पता चला? कि वो तो जज साहब ने ऑर्डर दिए थे कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बच्ची वहां जाएगी, तो उनको कैसे पता चला कि बच्ची वहां पहुंच चुकी है और उसका एमएलओ शुरू हो गया और यहाँ से फोन किया गया एक नामालूम शख्सियत का? थोड़ी सी सर आपकी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अच्छा अंदर तक आप सारी चीजों पे नजर रखते हैं, थोड़ा सा मेरे चैनल पे लोगों को बताइए। देखें, मैंने जैसे पहले कहा, दोबारा कह देता हूँ, सईद रिंद साहब सिर्फ एक शख्सियत है, जैसे शौकत शाहनी साहब एक शख्सियत थे। मामला ये है कि ये एक डिपार्टमेंट है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये सारे अफसरान। जब एक डिपार्टमेंट से बच्ची उसके हवाले है, उसने शेल्टर होम में रखा हुआ है, तो वो अगर निकालेंगे तो वो चली जाएगी, वो जहां भी जा रही होगी कोई ना कोई जो है उसके अता पता बता देगा। और यही होता है कि अगर फर्ज करें कि सईद रिंद या उनका कोई मातहत उस बच्ची को लेकर निकलेगा भी, तो जो डिपार्टमेंट के उनके खबरी होंगे वो फौरन अगली अगली पार्टी को खबर दे देते हैं कि भाई ये जा रही है। तो इसीलिए जिब्रान नासिर साहब का बड़ा अच्छा फोकस था पहले दिन से कि इस डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन वापस ले लिया जाए। वो कह रहे थे भाई शौकत शाहनी को आप हटा करके किसी और को इस डिपार्टमेंट से दे देंगे, वो भी यही हरकतें शुरू कर देगा, इसलिए आप डिपार्टमेंट करें। और हुआ ये सर, वो यही रहा है कि हथकड़ियां भी नहीं पहनाई गई और बच्ची शेल्टर होम में, जब जज साहब ने कहा कि इंतहाई सिक्योरिटी में यानी गुप्त रखना था, और हमें पता नहीं चला और इन लोगों को पता चल गया। यही है तो बस। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना मुझे कीमती वक्त दिया। आपसे इल्तिमास करूंगी कि वक्तन फवक्तन मेरी रहनुमाई करते रहिएगा और मेरे चैनल पे इसी तरह आते रहिएगा। आप बड़े जो हमारे सीनियर्स हैं, हमें आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नादरीन, आपने देखा कि हमारे साथ शब्बीर हुसैन साहब मौजूद थे और आपने अभी तक कहीं पर भी ये बातें नहीं सुनी होंगी जो शब्बीर साहब ने अपने तजर्बे और अपनी माहिराना जो एक बहुत बड़ा वक्त इन्होंने गुजारा है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली इदारों से मुंसलिक रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने अतराफ में अपना, अपने बसने वालों, अपने साथ बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे इल्तिमास है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान। ओके।